हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लवक। तो हमने बताया था कि लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला था हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा था अवर्णी लवक। तो उसमें से हमको हरित लवक पढ़ना है। हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है। तो पौधों में जो हरा रंग दिखता है वो पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्ण के कारण ही होता है। हरित लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पौधों का जो भाग सूर्य की रोशनी में रहता है उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक का काम क्या होता है कि ये पौधों में सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जो है भोजन बनाता है पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। सर्वप्रथम हरित लवक की खोज जो है सिम्पर ने 1885 में की थी। संरचना। हरित लवक दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी संरचनाएं होती हैं। तो फिगर में जैसे दिया गया है, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी इकाई झिल्ली दिख रहा है। आधारीय पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। तो फिगर में जो है जो आधारीय भाग है इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएं ग्रैना कहलाती हैं। ये जो रचनाएं दिख रही हैं सिक्कों के ढेर जैसी हैं जिनको हम ग्रैना बोलते हैं। ग्रैना परस्पर स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो ये स्ट्रोमा पटलिकाएं हैं ये ग्रैना को एक दूसरे से जोड़े रहती हैं। ग्रैना की इकाई को थैलेक्वाइड बोलते हैं। हरित लवक में प्रोटीन, लिपिड्स, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड, आरएनए, डीएनए तथा सूक्ष्म मात्रा में विटामिन आदि धातुएं पाई जाती हैं। तो हरित लवक का मुख्य काम क्या होता है कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और पौधों को भोजन प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे कार्य दिया गया है, इसका काम क्या अभी हम बताए हैं कि ये सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया जो होती है वो हरित लवक के ग्रैना में तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। जैसे फिगर में दिया गया है ग्रैना और स्ट्रोमा। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है हरित लवक में वो ग्रैना में होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है सेकंड कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जैसे सूत्रकणिका या कॉन्ड्रियोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य का मतलब ये होता है कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार या छड़ के आकार का होता है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में की थी। अल्टमान ने 1890 में इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया तथा बेंडा ने 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब है संरचना। ये गोलाकार या दंडाकार दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी रचनाएं हैं। इसे फिगर दिया गया है। ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई हैं, दोहरी इकाई झिल्ली दिख रहा है ये, और इनकी आकृति जो होती है ये गोलाकार या दंडाकार हो सकती है। इनकी बाह्य झिल्ली सपाट होती है। कहने का मतलब ये है जो बाहरी परत होती है वो सपाट होती है। इनकी बाह्य झिल्ली सपाट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन जो संरचना होती है, दोहरी इकाई झिल्ली जो संरचना होती है उसमें इनका जो बाहरी परत होता है वो सपाट होता है। भीतरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया अनेक अंगुली नुमा उभार बनाती है। जो भीतरी झिल्ली होती है उनमें
अनेक अंगुली के समान रचनाएं बनती हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। जैसे फिगर में दिया गया है, ये अंगुली के समान जो संरचना है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं और इस पे जो निकला हुआ जो पदार्थ है उसको हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलेंगे। क्रिस्टी की सतह पर 80 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई के F1 कण या ऑक्सीसोम लगे होते हैं। तो अभी हमने बताया है कि जो अंगुली समान संरचनाएं होती हैं उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं और उस पर जो निकला हुआ जो पदार्थ है उसको हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, आरएनए तथा डीएनए सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या होता है? यह श्वसन का कार्य करता है कोशिका में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होकर एटीपी में संचित होती है। जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोशिका का जो श्वसन कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है तथा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है और इसमें से एटीपी जो है ऊर्जा के रूप में निकलती है। इसीलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। अब है तीसरा कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोल सकते हैं। से अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज KR पोर्टर ने 1945 में की थी। ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोशिका में जो संरचनाएं होती हैं उसमें अंतःप्रद्रवी जालिका जो है केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला के बीच तक फैली रहती हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की नलिकाओं का निर्माण दोहरी इकाई झिल्ली से होता है। ये निम्नलिखित 3 प्रकार की रचनाओं से बने होते हैं। इसे आकृति के आधार पर संरचना में दिया गया है। आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की रचनाओं से बनती हैं। जैसे फर्स्ट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होता है लंबी, चपटी, शाखाहीन, मतलब इनमें से कोई भी शाखाएं नहीं निकली रहती। ये लंबी, चपटी नलिकाओं के रूप में एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। जैसे फिगर में दिया गया, ये लंबी हैं तथा चपटी हैं और समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। सेकंड है थैलियाँ। ये अंडाकार या गोल रचनाएं होती हैं। थर्ड है नलिकाएं। ये छोटी, सपाट, शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनमें से जो है शाखाएं निकली रहती हैं। अब है अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। तो राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इससे फर्स्ट है सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका। सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है। मतलब कहने का ये है कि इनकी जो बाहरी परत होती है उन पर कोई उभार नहीं होता है, वो चिकनी या सपाट होती हैं। अर्थात इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। अगर राइबोसोम्स पाया जाता तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स का मुख्य काम ही होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो इस पे जो है सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका पर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। सेकंड है कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। इनकी बाहरी सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है, मतलब उस पर उभार होता है। अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाहरी सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है। अतः ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। अब कार्य। यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती हैं। सेकंड है कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं, जैसे ऊपर बताया गया है। थर्ड है सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका ग्लाइकोजन संग्रह में सहायता करती हैं। और फोर्थ है यह कोशिका में कंकाल के भांति कार्य करती हैं, मतलब ये कोशिका को एक आधार प्रदान करती हैं कंकाल के रूप में।
नेक्स्ट कोशिकांग है रिक्तिकाएँ या राजधानियाँ। पादपों में पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है, मतलब ये एक ही परत से बनी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वह इसमें भरे द्रव्य को कोशिका रस बोलते हैं, और इसमें जो द्रव या तरल पदार्थ भरा रहता है उसको हम कोशिका रस कहते हैं। यह एक बड़ी लगभग गोलाकार संरचना है जो पादप कोशिका का बड़ा भाग घेरती है। इसकी संरचना जो होती है गोलाकार होती है और ये पादप कोशिकाओं में बड़ा भाग घेरती है। यह विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं जल का संग्रहण करती है, इसलिए इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं, क्योंकि ये जो है कोशिकाओं में विभिन्न खाद्य पदार्थों और जल का संग्रहण करती है, इसीलिए इसको हम कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं। इसे हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जैसे राजधानी भी इसको हम कहते हैं। कार्य के अनुसार कोशिका का कचरा पात्र भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है जितने भी कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो स्टोर होते हैं, मतलब संचय होते हैं इसमें। इसके कार्य के आधार पर इसको हम कोशिका का कचरा पात्र भी बोल सकते हैं इसको। रिक्तिका के कार्य क्या हैं? यह पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है। दूसरा है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करती हैं, जैसे ऊपर बताया गया है। थर्ड है इसकी सहायता से अमीबा में उपयोगी भोज्य पदार्थों को भोज्य धानी में संग्रहित किया जाता है। अब नेक्स्ट कोशिकांग है गाल्जिका या डिक्टियोसोम। गाल्जिका का दूसरा नाम जो है डिक्टियोसोम्स है। जैसे ये संरचना दिया गया है, इसको हम सिस्टर्नी बोलेंगे। ये जो संरचना है इसको हम वेसिकल्स, और इसके किनारे जो संरचना है उसको हम इकाई झिल्ली बोलेंगे, और ये जो बड़ी बड़ी जो संरचना है इसको हम रिक्तिकाएँ बोलेंगे। तो गाल्जिकाए की खोज जो है सर्वप्रथम सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। इनको लाइपोकाइंड्रिया भी बोलते हैं। ये नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। पौधों में गाल्जिकाए को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो गाल्जिकाए का कई नाम हो गया, जैसे इसको हम पौधों में जो है डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, और ऐसे इसको हम लाइपोकाइंड्रिया भी बोल सकते हैं। अब है संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा गाल्जिकाए में निम्नलिखित 3 रचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे फर्स्ट है सिस्टर्नी। ये समानांतर क्रम में व्यवस्थित मुड़ी हुई चपटी तथा लंबी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है, सिस्टर्नी जो है यह समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं तथा किनारों पर मुड़ी हुई चपटी तथा लंबी थैलीनुमा संरचनाएं बनाती हैं। फिर सेकंड है रिक्तिकाएँ। ये सिस्टर्नी के किनारों पर स्थित गोल बड़ी गुहा युक्त एवं थैले के आकार की रचनाएं होती हैं। जैसे फिगर में ये दिखाया गया है, इसको हम रिक्तिकाएँ बोलते हैं। तो ये सिस्टर्नी के किनारों पर स्थित हैं जो गोल गुहा युक्त एवं थैले के आकार की संरचनाएं हैं। इनका निर्माण जो है सिस्टर्नी के किनारों के चौड़े होकर व कटकर अलग हो जाने से बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टर्नी के किनारों पर एक संरचना बनती है जिसके कट के बनने से जो है रिक्तिकाएँ बनती हैं। थर्ड है वेसिकल्स। ये समूहों में मिलती हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया वेसिकल जो है समूह में पाया जा रहा है। ये आकार में छोटी एवं थैली सदृश रचनाएं होती हैं। अब गाल्जिकाए के कार्य। फर्स्ट है गाल्जिकाए का महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम स्रावित करना है। इनका मेन काम क्या है? ये जो है एंजाइम का स्रावण करती हैं। सेकेंड है जंतुओं में गाल्जिकाए से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एंजाइम तो स्रावित करती ही हैं और इनका जो है जंतुओं में कार्य क्या है, ये हार्मोन भी स्रावित करते हैं। थर्ड है गाल्जिकाए कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होती है। तो कोशिका भित्ति हमने शुरू में ही बताया था कि क्या होता है, वो कोशिका का जो आवरण बनाता है उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो उसके निर्माण में जो है गाल्जिकाए सहायता करता है। लास्ट है गाल्जिकाए से प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
तो नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रक का मतलब सेंटर, जो कोशिका के सेंटर में उपस्थित होता है, जो मध्य में, उसको हम केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। सामान्यतः कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। अब केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट है केंद्रक कला, सेकंड है केंद्रक द्रव्य, थर्ड है केंद्रिक और लास्ट है क्रोमेटिन धागे। ये चारों मिलकर जो है केंद्रक का निर्माण करते हैं। जैसे फिगर में दिया गया है, इसकी संरचना जो है इसको हम केंद्रिक बोलेंगे, इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर जो गोल गोल संरचनाएं दिख रही हैं जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, इस संरचना को हम यूक्रोमेटिन, केंद्रकीय छिद्र, अंतराकेंद्रकीय क्रोमेटिन, अंतःकला और बाह्य कला। फर्स्ट है केंद्रक कला, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह केंद्रक के चारों ओर आवरण बनाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे कोशिका कला जो होती है वो कोशिका के चारों तरफ आवरण बनाती है, ठीक वैसे ही केंद्रक कला का काम भी होता है, जो केंद्रक के चारों ओर आवरण बनाती है, जिसकी संरचना जो होती है दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। तो केंद्रक कला का मेन काम क्या है कि जितने कोई भी पदार्थ जो है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच उनके आवागमन को ये नियंत्रित करती है। सेकेंड है केंद्रक द्रव्य, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। केंद्रक के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक में जो भी पदार्थ भरा रहता है, तरल पदार्थ, उसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। यह केंद्रक कला से घिरा अर्ध तरल पदार्थ होता है। केंद्रक द्रव्य जो होता है वो केंद्रक कला से घिरा होता है और तरल के रूप में होता है। इसमें केंद्रिक और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम्स, खनिज, लवण, आरएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। थर्ड है केंद्रिक, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया यहाँ पे केंद्रिक जो है, केंद्रिक की खोज जो है सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 में की थी। केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। जैसे फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक केंद्रिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो है नहीं पाई जाती है। केंद्रिक में प्रोटीन 85%, आरएनए जो है 10% तथा डीएनए 5% होता है। तो केंद्रिक का निर्माण जो होता है प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए से मिलके ही होता है। लास्ट है क्रोमेटिन धागे, जिसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन थ्रेड्स। केंद्रक द्रव्य में गहरा रंग लेने वाले पदार्थ से बनी धागों की तरह की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमोनिमा कहते हैं। तो केंद्रक में जो धागेनुमा संरचनाएं जो होती हैं जो गहरा रंग लेती हैं उनको हम क्रोमोनिमा बोलते हैं। ये धागे परस्पर मिलकर क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं। जब ये धागे एक दूसरे से मिलते हैं तो क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय पृथक होकर गुणसूत्र बनाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जो होती हैं क्रोमेटिन धागे जो होते हैं पृथक होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। अब है केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, यह लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए के रूप में होता है, जो क्या करता है कि कोई भी लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच जाता है। तो जो ये पदार्थ जो होता है केंद्रक में ही पाया जाता है। केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे जीवधारी के शरीर में वृद्धि होती है। कोशिका की वृद्धि जो होती है उसके विभाजन से ही होती है और उसके विभाजन में जो है केंद्रक बहुत सहायता करता है। केंद्रक कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण और नियमन जो है केंद्रक के द्वारा ही होता है। तो कहने का मतलब ये केंद्रक जो होता है
कोशिका का मेन सेंटर होता है, मतलब कि उसके मध्य में स्थित होता है। और इसका काम क्या है, ये आनुवंशिक, इसमें जो होता है जो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ये केंद्रक के कार्य हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गुणसूत्र, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।